गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सामान्य विज्ञान का जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है ग्रंथियां। ग्रंथियां या ग्लैंड्स। हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे अंग होते हैं जो कुछ पदार्थों का स्राव करते हैं। जैसे वो पदार्थ होंगे या तो होंगे हार्मोन या होंगे एंजाइम, या कुछ ऐसे अंग होते हैं जो हार्मोन भी निकालते हैं और एंजाइम भी निकालते हैं। तो उन सब अंगों को हम क्या कहेंगे? ग्रंथियां कहेंगे। इस आधार पर जो ग्रंथियां होती है वो शरीर के ऐसे अंग होंगे जो क्या कहेंगे, या तो वो हार्मोन निकालेंगे या वो एंजाइम निकालेंगे या वो दोनों पदार्थों का निर्माण करेंगे। तो शरीर के ऐसे अंगों को हम बोलेंगे ग्रंथियां या ग्लैंड्स। अब जो ग्रंथियां होती है उनको उनके स्राव के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है कि वो ग्रंथियां जो हार्मोन को निकालेगी उसको क्या कहेंगे, जो एंजाइम निकालेगी उनको क्या कहेंगे, और या जो एंजाइम और हार्मोन दोनों निकालेगी उनको क्या कहेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि ग्रंथियों को किस आधार पर बांटा गया है। देखिए आपके सामने जो टेबल बनी हुई है उसमें लिखा हुआ है कि ग्रंथियां हैं वो 3 प्रकार की होती है। बहिस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां और मिश्रित ग्रंथियां। बहिस्रावी जो ग्रंथियां होगी उनमें क्या होता है, देखिए जो बहिस्रावी ग्रंथियां होगी उनके द्वारा जिन पदार्थों का निर्माण किया जाएगा उनको बोलते हैं एंजाइम। बहिस्रावी ग्रंथियों द्वारा किन पदार्थों का निर्माण किया जाएगा? एंजाइम के द्वारा किया जाएगा। और जब बहिस्रावी ग्रंथियां एंजाइमों का निर्माण करेगी तो वो इन एंजाइमों को नलिकाओं में डाल देगी, इसलिए बहिस्रावी ग्रंथियों को बोलते हैं नलिका युक्त ग्रंथियां। दोनों पॉइंट ध्यान रखना। बहिस्रावी ग्रंथियों को नलिका युक्त ग्रंथियां क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये ग्रंथियां एंजाइमों का निर्माण कर कर किस में डाल देती है? नलिकाओं के अंदर, इसलिए इनको बोलते हैं नलिका युक्त ग्रंथियां। और इनका स्राव क्या कहलाता है? एंजाइम कहलाता है। इसलिए देखिए जो बहिस्रावी ग्रंथियां इनको बोला गया नलिका युक्त, और बहिस्रावी ग्रंथियों का स्राव क्या कहलाएगा? एंजाइम कहलाएगा। अब हमारे शरीर के अंदर कौन कौन सी ग्रंथियां हैं जो बहिस्रावी ग्रंथियों की तरह काम करती है, यानी वो कुछ ऐसे रसों का, ऐसे पदार्थों का निर्माण करेगी जिनके अंदर एंजाइम उपस्थित होंगे। तो हमारे शरीर में जो बहिस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण हैं उनमें सबसे पहला जो है वो है श्वेत ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि किसका निर्माण करती है? जो श्वेत ग्रंथि होती है वो पसीने का निर्माण करती है। ये अपनी त्वचा के अंदर उपस्थित होती है। अब आपने सोच लिया होगा कि जो श्वेत ग्रंथि है वो तो पसीना निकालेगी, फिर एंजाइम कहाँ से आया? तो जो पसीना होता है उसके अंदर भी एक एंजाइम होता है जिसका नाम है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम की क्या होती है? एंटीबायोटिक प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण, इस एंजाइम के कारण जो अगर सूक्ष्म जीव अगर अपनी स्किन पर बैठेंगे तो ये एंजाइम उनको नष्ट कर देता है। तो पहली जो बहिस्रावी ग्रंथि है वो है श्वेत ग्रंथि, और वो किस पदार्थ का निर्माण करती है? पसीने का। फिर दूसरी है लार ग्रंथि। पाचन तंत्र वाले टॉपिक में आपने पढ़ा होगा कि जो लार ग्रंथि होती है वो अपने शरीर में, मुंह में पाई जाती है। ये 3 जोड़ी में होती है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है जो कान के पास स्थित होती है, और उसका नाम है पेरोटिड। पेरोटिड ग्रंथि होती है वो जो कान के पास स्थित होती है। दूसरे प्रकार की जो लार ग्रंथि होती है वो होती है सब मैक्सिलरी, या उसको बोलते हैं सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी। और तीसरे प्रकार की जो लार ग्रंथि होती है वो अपनी जीभ के नीचे पाई जाती है, उसको बोलते हैं सबलिंगुअल। तो ये तीनों लार ग्रंथियां होती है जो लार का निर्माण करेगी। और लार में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एक होता है टाइलिन और एक होता है लाइसोजाइम। टाइलिन और लाइसोजाइम। जो टाइलिन एंजाइम होगा वो अपने भोजन में उपस्थित 30% स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च होता है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट। अगर आप आलू खा रहे हो तो आलू के अंदर क्या होता है? स्टार्च होता है। अगर आप आलू खा रहे हो तो उस आलू के 30% स्टार्च का पाचन अपने मुंह में हो जाता है। और कौन सा एंजाइम करता है? टाइलिन। दूसरे प्रकार का वही सेम है लाइसोजाइम एंजाइम, जिसकी एंटीबायोटिक प्रवृत्ति होती है। तो दूसरी हमने लार ग्रंथि देखी जो बहिस्रावी ग्रंथि होती है,
वो लार का निर्माण करेगी और लार में क्या उपस्थित होंगे, एंजाइम। उसी प्रकार तीसरी प्रकार की लार ग्रंथि है वो है आंसू ग्रंथि, अपनी आंखों में पाई जाएगी और आंसू ग्रंथि किसका निर्माण करेगी, आंसुओं का निर्माण करेगी। चौथे प्रकार की जो लार ग्रंथि होती है वो है दुग्ध ग्रंथि। दुग्ध ग्रंथि स्तनों में पाई जाती है जो दूध का निर्माण करती है। और जो पांचवी ग्रंथि है वो है श्लेष्मा ग्रंथि। श्लेष्मा ग्रंथि होती है एक लस-लसा पदार्थ निकालती है जो अपनी आहार नाल के भीतरी भाग पर पाई जाती है। आपने अगर पाचन तंत्र पढ़ा होगा तो पाचन तंत्र में आमाशय के अंदर श्लेष्मा ग्रंथि होती है जो एक लस-लसा पदार्थ का निर्माण करती है। उस लस-लसे पदार्थ को क्या बोलते हैं, श्लेष्मा ग्रंथि। उसके अलावा यकृत है ना, वो भी इसी बहिस्रावी ग्रंथि का ही उदाहरण है। तो 6 ग्रंथियां हैं बहिस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण, स्वेद ग्रंथि, लार ग्रंथि, आंसू ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, श्लेष्मा ग्रंथि और यकृत। अब उसके बाद दूसरे प्रकार के आपको नाम दिया गया अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियों का मतलब क्या होगा कि वे ग्रंथियां जो किसका निर्माण करती है, हार्मोन का निर्माण करती है। अब अंतःस्रावी ग्रंथियों ने, या एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं इनको, अंतःस्रावी ग्रंथियां, इन ग्रंथियों ने हार्मोन का निर्माण कर दिया और हार्मोन का निर्माण करने के बाद इन ग्रंथियों में कोई नलिकाएं नहीं होती है, अतः ये क्या करेगी, जो हार्मोन बना है उसको ये सीधे ही रक्त में डाल देगी। इन ग्रंथियों ने क्या कर दिया, हार्मोन को रक्त में डाल दिया, इसलिए इनको बोलते हैं नलिका रहित ग्रंथियां। नलिका रहित ग्रंथियां, डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं इनको। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के 2 पॉइंट ध्यान रखना। जिस प्रकार हमने बहिस्रावियों में देखे थे कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित पदार्थ क्या होता है, हार्मोन होता है, और अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती है, ये हार्मोन को सीधे ही रक्त में डाल देती है, इसलिए इनको बोलते हैं नलिका रहित ग्रंथियां। तो दोनों अंतर हो गए बहिस्रावी और अंतःस्रावी में, कि बहिस्रावी ग्रंथियों के द्वारा एंजाइमों का निर्माण किया जाता है, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन का निर्माण किया जाता है। बहिस्रावी ग्रंथियों में जो नलिकाएं होती है वो पाई जाती है, इसलिए बहिस्रावी ग्रंथियों को नलिका युक्त ग्रंथियां बोलते हैं, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर नलिका नहीं पाई जाती, इसलिए इनको नलिका रहित ग्रंथियां बोलते हैं। फिर हमने एग्जाम्पल देखे थे बहिस्रावी ग्रंथियों के, दुग्ध ग्रंथि, श्वेद ग्रंथि, लार ग्रंथि, श्लेष्मा ग्रंथि, यकृत, ये सब बहिस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण थे, क्योंकि वो ग्रंथियां अपने शरीर में सिर्फ एंजाइम देती है, जबकि ये ग्रंथियां होगी, इनके उदाहरण होंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों के, वो सब क्या देगी, हार्मोन देगी। जैसे आपने नाम सुना होगा पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, तो वो सब ग्रंथियां किसके उदाहरण होंगे, अंतःस्रावी ग्रंथियों के। देखिए आपके सामने उदाहरण लिखा हुआ है, सबसे पहली है अंतःस्रावी ग्रंथि के उदाहरण पीयूष ग्रंथि, फिर दूसरी है थायराइड ग्रंथि, तीसरी है पैराथायराइड ग्रंथि, चौथी है अधिवृक्क ग्रंथि। देखो यहाँ पर नाम आया अधिवृक्क, वृक्क यानी किडनी और अधि का मतलब है ऊपर, तो ये जो ग्रंथि होगी ना ये अपने वृक्क या किडनी के ऊपर उपस्थित होगी, इसलिए इसको बोला गया है अधिवृक्क ग्रंथि। अगली है थाइमस ग्रंथि और फिर है पीनियल ग्रंथि। तो इन ग्रंथियों को आगे हम बिल्कुल विस्तार से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इनमें से आगे डीपली क्वेश्चन आते हैं, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि। जबकि जो बहिस्रावी ग्रंथियां, इनको बस आपको यहीं से उदाहरण ध्यान रखना है। आपको नाम दे दिया यकृत, दुग्ध, आंसू, तो ध्यान रखना कि ये क्या है, बहिस्रावी ग्रंथियां, और इनके द्वारा एंजाइमों का निर्माण किया जाएगा। जबकि हम विस्तार से किन को पढ़ेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथियों को और एक मिश्रित ग्रंथि को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फिर देखिए आपके सामने तीसरा नाम लिखा हुआ है मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि का मतलब है कि शरीर की ऐसी ग्रंथि जो इन दोनों की तरह ही काम करेगी। दोनों की तरह काम करेगी मतलब जो एंजाइम भी निकालेगी और हार्मोन भी निकालेगी, वही अंतर है इन दोनों में। बहिस्रावी एंजाइम निकालती है और अंतःस्रावी हार्मोन निकालती है, तो ये ग्रंथि एंजाइम भी निकालेगी और हार्मोन भी निकालेगी। फिर इनके अंदर नलिकाएं होती है, इनमें नलिकाएं नहीं होती, तो इनमें दोनों ही काम होंगे। अगर ये एंजाइमों को निकालेगी तो ये नलिकाओं में डालेगी, और अगर ये हार्मोन को निकालेगी तो ये रक्त में डाल देगी। इसलिए अग्नाशय को क्या बोला गया है, मिश्रित ग्रंथि। अग्नाशय या पेनक्रियाज,
पाचन तंत्र में आता है अग्नाशय या पेनक्रियाज। ये इसको मुख्य पाचक ग्रंथि भी बोलते हैं, क्योंकि भोजन के पाचन के लिए जितने भी एंजाइमों की आवश्यकता होती है, लगभग 95% एंजाइमों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? अग्नाशय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने जो ग्रंथियां थी उनका बेसिक बताया गया आपको। अगर आपका इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो कि ग्रंथियों को 3 भागों में बांटकर बताया गया आपको, बहिस्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित ग्रंथि। आगे हम अब विस्तार से पढ़ेंगे किस किस को? पीयूष ग्रंथि को, थायराइड, पैराथायराइड, अधिवृक्क, थाइमस और पीनियल, और पढ़ेंगे अग्नाशय को। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक यहाँ तक देखा, ग्रंथियों को 3 भागों में बांट दिया, बहिस्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित। अब मैंने जैसे आपको बताया कि अब हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे। पहले अंतःस्रावी ग्रंथियों को विस्तार से पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे हम मिश्रित ग्रंथियों को। मिश्रित ग्रंथ, जो अंतःस्रावी ग्रंथि हैं, उनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि या इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। अगर आपको चाहे बहिस्रावी नाम ले, चाहे अंतःस्रावी, चाहे मिश्रित, कुछ भी ले, लेकिन ये आपको पता होगा कि है कौन सी ग्रंथि? मिश्रित ग्रंथि। ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि है और ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। ठीक है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। ये जो ग्रंथि होती है ये अपने ब्रेन में पाई जाती है, मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। एक सेला टर्सिका नाम की गुहा होती है और उसके अंदर एक हड्डी होती है, स्पिनोइड अस्थि बोलते हैं उसको। उसमें जो पीयूष ग्रंथि होती है ना, वो बिल्कुल मटर के दाने के समान व्यवस्थित रहती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो पीयूष ग्रंथि है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। आकार होता है मटर के दाने के समान। इसका वजन होता है 0.5 ग्राम। और कहाँ पर पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है, जिसमें एक सेला टर्सिका नाम की गुहा होती है, उसमें ये स्थित होती है। और इसके नीचे हड्डी कौन सी होती है? स्पिनोइड अस्थि होती है। जो पीयूष ग्रंथि होती है वो 2 भागों में बंटी होती है, अग्र भाग और पश्च भाग। अग्र भाग के द्वारा अलग हार्मोन निकालेगी और पश्च भाग के द्वारा अलग हार्मोन निकालेगी। तो देखिए, हम देखते हैं पीयूष ग्रंथि के बारे में पॉइंट। देखिए, आपके सामने दिखाई दे रहा है जो मानव शरीर की जो ब्रेन वाला पार्ट है वो दिखाई दे रहा है आपको। उसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा ये एक बिल्कुल मटर के दाने जैसा आकार की संरचना दिख रही है आपको। ये मटर के दाने जैसी आपको संरचना दिखाई दे रही है और इसी संरचना को आपको यहाँ पर बड़ा करके दिखाया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है सेला टर्सिका। सेला टर्सिका यानी ये छोटी सी मटर के दाने जैसी संरचना, ये है पीयूष ग्रंथि। और ये जिस गुहा में उपस्थित है उस गुहा को क्या बोलेंगे? सेला टर्सिका। और उस गुहा के नीचे जो हड्डी होती है उसको बोलते हैं स्पिनोइड बोन, यानी स्पिनोइड अस्थि के अंदर क्या रहती है? पीयूष ग्रंथि। तो ध्यान रखना, पीयूष ग्रंथि की हड्डी कौन सी है? स्पिनोइड अस्थि। और गुहा कौन सी है? सेला टर्सिका। सेला टर्सिका गुहा। और पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मानव के मस्तिष्क में पाई जाती है। इसके 2 भाग है, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, मतलब अग्र पीयूष ग्रंथि और पश्च पीयूष ग्रंथि। ये जो भाग है इसका अग्र वाला है, ये वाला भाग है वो पश्च वाला है। फिर देखिए, ऑप्टिक कियाज्मा, हाइपोथैलेमस, इनफंडिबुलम। आपने नाम सुना होगा हाइपोथैलेमस। मानव शरीर की हेडमास्टर ग्रंथि बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो पीयूष ग्रंथि है ना, ये बाकी सभी ग्रंथियों पर कंट्रोल करती है, इसलिए पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। क्योंकि बाकी शरीर की जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां होगी उनका कंट्रोल किसके द्वारा किया जाएगा? पीयूष ग्रंथि के द्वारा किया जाएगा, इसलिए पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि पर भी कंट्रोल कौन रखता है? हाइपोथैलेमस, इसलिए हाइपोथैलेमस को बोलते हैं हेडमास्टर ग्रंथि। हेडमास्टर ग्रंथि।
आगे कुछ ऐसे हार्मोन आएंगे, जैसे ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है, उसका निर्माण हाइपोथैलेमस करेगा, लेकिन वो किसके अंदर डाल देगा, पीयूष ग्रंथि में डाल देगा। तो क्वेश्चन आता है कि हाइपोथैलेमस के द्वारा कौन सा एंजाइम हार्मोन का निर्माण किया जाता है, ऑक्सीटोसिन का, लेकिन उस ऑक्सीटोसिन को संग्रह कौन करता है या स्रावित कौन करता है, पीयूष ग्रंथि करती है। इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि शरीर की सभी ग्रंथियों पर यह कंट्रोल करने का काम करती है, और पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करने का काम करेगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को बोलते हैं शरीर की हेडमास्टर ग्रंथि, ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि जिस गुहा में उपस्थित होगी उसको बोलेंगे सेला टर्सिका, और जिस हड्डी से जुड़ी होगी उसको बोलेंगे स्फिनोइड अस्थि। ये है पीयूष ग्रंथि का अग्रभाग, ये है पश्च भाग, यानी मस्तिष्क के अंदर। यहाँ पर ये बिल्कुल छोटी सी संरचना आपको दिखाई दे रही है, लेकिन इसको फिर बड़ा करके यहाँ पर दिखाया गया आपको। अब पीयूष ग्रंथि के कुछ पॉइंट है। इसका आकार मैंने आपको बताया कैसा, बिल्कुल छोटा मटर के दाने के समान होता है। वजन होता है 0.5 ग्राम। इसको मास्टर ग्रंथि क्यों बोलेंगे पता होगा, क्योंकि शरीर की सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों का कंट्रोल ये ग्रंथि करती है, इसलिए इसको बोलेंगे मास्टर ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। इसके द्वारा दो प्रकार के भागों से हार्मोनों का निर्माण किया जाता है। एक होता है अग्रभाग और एक होता है पश्च भाग। अग्रभाग से जो मुख्यतः हार्मोन निकलते हैं वो उनमें सबसे पहला है सोमेटोट्रोपिन, दूसरा है थायराइड प्रेरक और तीसरा है गोनेडोट्रोपिन। देखिए सबसे पहला दिखाया गया है सोमेटोट्रोपिन। ये हार्मोन क्या करता है, शरीर में हड्डियों की वृद्धि करवाता है। अगर इस हार्मोन का निर्माण ज्यादा हो गया तो व्यक्ति की लंबाई ज्यादा बढ़ जाती है, अगर इस हार्मोन का निर्माण कम हुआ तो व्यक्ति की लंबाई है वो कम बढ़ती है। तो ये शरीर में क्या करता है, हड्डियों की वृद्धि करवाता है, हड्डियों की वृद्धि करवाता है। तो ध्यान रखना, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन के द्वारा शरीर में हड्डियों की वृद्धि करवाई जाती है। ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग के द्वारा स्रावित होता है। दूसरा हार्मोन लिखा हुआ है थायराइड प्रेरक हार्मोन। थायराइड प्रेरक हार्मोन, इस हार्मोन के नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसको प्रेरित करेगा। तो जो ये हार्मोन है ये थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करेगा। क्यों, थायराइड ग्रंथि एक हार्मोन निकालती है जिसका नाम है थायरोक्सिन। अगर ये हार्मोन थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करेगा तभी थायराइड ग्रंथि हार्मोन को निकालेगी। तो ये हार्मोन थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करता है, इसलिए इसको बोल दिया थायराइड प्रेरक हार्मोन। यानी थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए, थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। कौन सा हार्मोन, थायराइड प्रेरक हार्मोन। तीसरे प्रकार का जो हार्मोन दिखाया गया उसका नाम है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। तीसरा है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। देखिए जो ये गोनेडो नाम आया है ना, तो गोनेड्स किसको बोलते हैं, शरीर के जो जनन अंग होते हैं उनको बोलते हैं गोनेड्स, और उनके द्वारा जो हार्मोन स्रावित होते हैं उनको क्या बोलते हैं, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। तो पीयूष ग्रंथि जनन अंगों के अंदर यानी वृषण और अंडाशय के अंदर जो हार्मोन स्रावित करवाती है उनको क्या बोलेंगे, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है FSH और एक होता है LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या करेगा कि जो भी शुक्र जनन और अंड जनन के समय जो युग्मक बन रहे हैं उनकी प्रारंभिक कोशिकाएं हो रही है उनको वृद्धि करने के लिए प्रेरित करेगा। और जो LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये क्या करेगा, जनन अंगों के अंदर जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं उनको बनाए रखने के लिए सहायक होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना जो गोनेड्स यानी जनन अंगों के अंदर जो हार्मोन स्रावित होते हैं वो हार्मोन स्रावित तो अंडाशय और वृषण से होंगे, लेकिन किसके कंट्रोल में काम करेंगे, पीयूष ग्रंथि के। ठीक है, फिर आपके सामने दिखाया गया कि पश्च ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं।
तो पल्स ग्रंथि से सबसे पहला लिखा हुआ है वेसोप्रेसिन हार्मोन, वेसोप्रेसिन, या इसको बोलते हैं एडीएच, या इसको बोला जाता है एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन। एडीएच की फुल फॉर्म है एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन, वेसोप्रेसिन या एडीएच या एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन। देखिए ये हार्मोन क्या करता है कि अपनी जो किडनी होती है, किडनी के अंदर जो रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है, यानी रक्त में से यूरिया को निकाल दिया जाता है और फिर इस यूरिया को मूत्र के साथ मिलाकर शरीर से बाहर उत्सर्जित किया जाता है। अब किडनी के अंदर क्या होता है, किडनी की एक नलिका होती है, उसको बोलते हैं दूरस्थ नलिका। ये किडनी के अंदर एक नेफ्रॉन की संरचना होती है। नेफ्रॉन जो किडनी या वृक्क की क्रियात्मक इकाई होती है, इनके अंदर क्या होगा कि यहां से रक्त छन कर चला गया तो रक्त में से जो यूरिया था वो किडनी ने क्या कर लिया, अलग कर दिया, और इसके साथ कुछ पानी की मात्रा मिलाई जो इन भित्तियों से अवशोषण की गई। अब ये क्या बन गया, मूत्र बन गया। अब ये मूत्र यहाँ से जा रहा है, इस भाग को बोलते हैं दूरस्थ नलिका। अगर अपने शरीर में पानी की कमी है और मूत्र में यहाँ पर पानी ज़्यादा डाल दिया है तो ये वेसोप्रेसिन हार्मोन क्या करेगा, पानी को वापस खींच लेगा यहाँ से। एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन यानी शरीर में पानी की कमी को रोकने वाला एडीएच हार्मोन कहाँ पर पाया जाता है, किडनी की दूरस्थ नलिका में पाया जाता है। और क्या काम करता है, अगर मूत्र के अंदर ज़्यादा पानी चला गया है तो उस पानी को वापस खींचना, एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन यानी शरीर में पानी की कमी को रोकना। ठीक है, तो ये किसके द्वारा स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि के द्वारा। फिर अगला है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। मैंने आपको बताया था इसका निर्माण होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा, लेकिन स्राव किसके द्वारा होता है, इसका स्राव होता है पीयूष ग्रंथि के द्वारा। तो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये दो काम करता है। एक तो जब माँ के शरीर से बच्चे का जन्म होता है यानी प्रसव पीड़ा आती है, जब माँ के पेट में दर्द होता है तो उस प्रसव पीड़ा के लिए कौन सा एंजाइम सहायक होता है, ऑक्सीटोसिन। इसलिए जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है इसको बोलते हैं प्रसव पीड़ा हार्मोन। यानी बच्चे के जन्म के टाइम जो माँ के पेट में दर्द होता है वो किस हार्मोन के कारण होता है, ऑक्सीटोसिन के कारण होता है। इसलिए ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है प्रसव पीड़ा हार्मोन। या जब बच्चे का जन्म हो गया उसके 24 घंटे बाद माँ के स्तनों से दूध आने लगता है, जो कोलेस्ट्रम होता है सबसे पहला दूध, उस दूध को निकालने स्रावित करने के लिए भी कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रेरित करता है। इसलिए इसको बोलते हैं दुग्ध स्रावण हार्मोन। यानी ये क्या करता है कि स्तन ग्रंथियों को एक्टिव कर देता है ज्यादा दूध निकालने के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं दुग्ध स्रावण हार्मोन। आपने सुना होगा कि पशुओं में भी ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो पशुओं में अगर खुद की पावर नहीं है उतना दूध उत्पन्न करने की, फिर भी इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन के प्रभाव से वो पशु ज्यादा दूध देने लगते हैं, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। लेकिन आजकल इस इंजेक्शन पर बैन लग गया है। क्यों लग गया है, क्योंकि ये अगर आप ज़्यादा इंजेक्शन लगाओगे पशुओं को तो जो पशु है वो अपनी खुद की दूध उत्पन्न करने की क्षमता है वो खो देंगे। अगर आप जब तक इंजेक्शन लगाओगे तब तक ही वो पशु दूध देंगे, फिर नहीं देंगे, जिससे क्या होती है कि पशुओं की नस्ल खराब होने लगती है। इसलिए इस इंजेक्शन पर बैन लगा दिया गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपके थे पीयूष ग्रंथि, उसके भागों की संरचना और उसमें कौन सा भाग कहाँ पर पाया जाता है, किस भाग द्वारा कौन से हार्मोन का निर्माण किया जाता है, वो अभी तक अपन ने देखा। तो यह पीयूष ग्रंथि आपके। तो स्टूडेंट्स हमने पीयूष ग्रंथि के बारे में विस्तार से पढ़ा। अब हम दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ते हैं, वो है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, ये जो थायराइड ग्रंथि होती है ये अपने गले के पास स्थित होती है, दो पालियों के रूप में पाई जाती है और इसे मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, ये जो ग्रंथि होती है एक हार्मोन का निर्माण करते हैं, उसको बोलते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन, ये हार्मोन क्या करता है, अपने शरीर के विकास में सहायक होता है। अब जो ये थायरोक्सिन हार्मोन है इसको बनाने के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए, और यदि अपने शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है
तो रक्त में जो थोड़ा बहुत आयोडीन होता है उसको लेने के लिए जो थायराइड ग्रंथि वो फूलकर बड़ी हो जाती है और उसको बोला जाता है गलगंड या घेंगा रोग, गलगंड या घेंगा रोग। ठीक है, तो कुछ पॉइंट है थायराइड ग्रंथि के। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ कि जो थायराइड ग्रंथि होती है वो कहाँ पर पाई जाती है। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा ये गला वाला पार्ट, इस गले वाले पार्ट के अंदर आपको ये दो पालियां दिखाई दे रही होगी, एक तो ये वाली पाली और एक ये वाली पाली। ये क्या है? थायराइड ग्रंथि है जो पश्च भाग में, श्वास नली के पश्च भाग में पाई जाती है। ये क्या है? थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड नोड पाए जाते हैं इसमें। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है और इसके द्वारा कौन सा हार्मोन निकाला जाता है? थायरोक्सिन हार्मोन। उस हार्मोन का निर्माण करने के लिए आयोडीन आवश्यक होता है और यदि अपने शरीर में आयोडीन की कमी है तो उस कम मात्रा में जो आयोडीन है उसको रक्त से खींचने के लिए थायराइड ग्रंथि का आकार क्या है? बड़ा हो जाता है, जिसको बोलते हैं गलगंड या घेंगा रोग, या इसको थायराइड की आत्महत्या भी बोलते हैं। यानी थायराइड ग्रंथि धीरे धीरे क्या हो रही है? नष्ट हो रही है। तो देखिए थायराइड ग्रंथि, अब देखिए ये जो थायराइड ग्रंथि आपको दो पालियों में दिखाई दे रही है, इसी के पास में एक अंतःस्रावी ग्रंथि और होती है, उसको बोलते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। जैसे ये थायराइड ग्रंथि हो गई, ये पूरी दो पालियों में थायराइड ग्रंथि हो गई, फिर इसी के अंदर उपस्थित रहती है पैराथायराइड ग्रंथि। एक यहाँ पर पैराथायराइड ग्रंथि है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। यानी प्रत्येक एक थायराइड ग्रंथि के दो पालियों में क्या स्थित रहती है? पैराथायराइड ग्रंथि। तो ध्यान रखना थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि दोनों ही कहाँ पर स्थित होती है? हमारे गले में स्थित होती है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थायराइड ग्रंथि का डायग्राम है आपके सामने। फिर हम देखते हैं थायराइड ग्रंथि के कुछ पॉइंट्स। तो देखिए इसे क्या बोला जाता है? मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इसके द्वारा किस हार्मोन का निर्माण किया जाता है? थायरोक्सिन हार्मोन का। और थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक होता है? आयोडीन। निर्माण करने के लिए आयोडीन आवश्यक होता है, आयोडीन आवश्यक। ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है ना, इसको T3 हार्मोन भी बोलते हैं। और यदि शरीर में आयोडीन की मात्रा कम है तो थायराइड ग्रंथि फूलकर बड़ी हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? गलगंड रोग। ये आपके लिखा हुआ है गलगंड रोग, या इसको क्या बोला जाता है? घेंगा रोग। या जो ये थायराइड ग्रंथि फूलकर बड़ी हो जाती है, इसको थायराइड की आत्महत्या भी कहा जाता है। तो थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन है थायरोक्सिन, जिसे T3 हार्मोन भी बोलते हैं। और इस हार्मोन का निर्माण करने के लिए शरीर में आयोडीन की आवश्यकता होती है। ये हार्मोन क्या करता है? शरीर में विकास में सहायक होता है। थायरोक्सिन हार्मोन शरीर के विकास में सहायक है। थायरोक्सिन हार्मोन शरीर के विकास में सहायक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको थायराइड ग्रंथि समझ में आई। उसके बाद मैंने आपको बताया था, नेक्स्ट बताते हैं हम पैराथायराइड ग्रंथि। वो आपको पता होगा कहां पर उपस्थित होती है? गले में उपस्थित होती है। ये पैराथायराइड ग्रंथि कहां पर स्थित होगी? थायराइड ग्रंथि की पालियों में स्थित रहती है और गले में स्थित रहती है। इसके द्वारा दो हार्मोनों का निर्माण किया जाता है। एक होता है पैराथार्मोन और एक हार्मोन होता है कैल्सिटोनिन। ध्यान रखना, पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा दो हार्मोनों का निर्माण किया जाता है, पैराथार्मोन और कैल्सिटोनिन। और ये जो हार्मोन है वो अपने शरीर में कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करके रखते हैं। जैसे आपको पता होगा कि ज्यादा मात्रा में अपने शरीर में कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? हड्डियों में, और कुछ मात्रा में रक्त में भी पाया जाता है। तो ये दोनों हार्मोन कंट्रोल करेंगे कैल्शियम को। अगर हड्डियों में कैल्शियम ज्यादा जाने लगा है, तो रक्त में कम होने लगा है, तो ये हड्डियों को पिघलाकर वापस रक्त में लाएंगे। अगर रक्त में कैल्शियम बढ़ गया और हड्डियों में कम हो गया, यानी हड्डियां कमजोर होने लगी है,
तो ये हार्मोन रक्त में से वापस कैल्शियम को किस में लेकर जाएंगे, हड्डियों में। तो इन हार्मोनों के संतुलन से क्या रहता है, शरीर में कैल्शियम का लेवल कंट्रोल रहता है। दोनों हार्मोन शरीर में कैल्शियम का नियंत्रण करते हैं, कैल्शियम का स्तर नियमित रखते हैं। लेकिन कभी कभी क्या हो गया, अगर इन हार्मोनों में कोई गड़बड़ हो गई, कोई हार्मोन कम निकला या कोई ज़्यादा निकल गया, तो हार्मोनों जो कैल्शियम का शरीर में बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। अब बैलेंस बिगड़ गया मतलब या तो जो कैल्शियम है वो ज़्यादा हड्डियों में चला जाएगा, जिससे रक्त में कैल्शियम की कमी होने लगेगी, और कमी होने की आपको पता है पोषक पदार्थ की शरीर में कमी होगी तो कुछ ना कुछ रोग प्रकट हो जाते हैं। और यदि ऐसी सिचुएशन हो गई कि हड्डियों में कैल्शियम कम हो गया, रक्त के अंदर ज़्यादा बढ़ गया, तो आपने किडनी के अंदर पढ़ा होगा कि जो किडनी के अंदर जो रक्त का शुद्धिकरण होता है, अगर रक्त में ज़्यादा कैल्शियम होगा तो वो किडनी में जाकर एकत्रित होने लगेगा, क्योंकि किडनी रक्त को शुद्ध करने का काम करती है, वो रक्त को छानती रहती है। अब अगर ज़्यादा कैल्शियम रक्त में पड़ा हुआ है तो वो किडनी छानेगी जब रक्त को, तो रक्त जो कैल्शियम है वो किडनी या वृक्क में एकत्रित हो जाएगा और किडनी में क्या बन जाएगी, पथरी। यानी इन हार्मोनों के असंतुलन से शरीर में क्या बन जाती है, पथरी। आपने पढ़ा होगा कि वृक्क में पथरी किन लवणों के कारण बनती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट के लवणों के कारण बनती है। और कैल्शियम की पथरी कब बनेगी, जब शरीर में इन दोनों हार्मोनों का बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो ये दोनों हार्मोन शरीर में कैल्शियम का स्तर नियमित रखते हैं और इन हार्मोनों के असंतुलन से शरीर में पथरी बन जाती है। तो ये आपकी थी पैराथायरॉइड ग्रंथि। नेक्स्ट जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो है अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि या इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड, आपको मैंने बताया था कि इस ग्रंथि में नाम से ही पता चल रहा है कि ये ग्रंथि कहाँ उपस्थित होगी। अधि का मतलब क्या होता है, ऊपर, और वृक्क यानी किडनी यानी वृक्क के ऊपर पाई जाने वाली जो ग्रंथि होगी उसको हम क्या बोलेंगे, अधिवृक्क ग्रंथि। हमारे शरीर के अंदर किडनी या वृक्क कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो अधिवृक्क ग्रंथि भी 2 होगी। यानी प्रत्येक वृक्क पर एक बिंदु के समान संरचना पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। ये जो ग्रंथि एक हार्मोन का निर्माण करेगी उसको बोलते हैं एड्रीनलिन हार्मोन। एड्रीनलिन हार्मोन निकालेगी, और ये ग्रंथि हार्मोन को कब निकालती है, जब हमारे शरीर में कोई इमरजेंसी की स्थिति हो जाती है, आपातकालीन स्थिति हो जाती है। और हमारे शरीर में आपातकालीन की स्थिति कब होगी, यदि आपको डर लग रहा है, आप भाग रहे हो, यदि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, यानी शरीर जब एक्टिव अवस्था में हो, सक्रिय अवस्था में हो, तब ये ग्रंथि क्रियाशील हो जाती है और कौन सा हार्मोन निकालती है, एड्रीनलिन हार्मोन निकालती है। तो इमरजेंसी की स्थिति में यह ग्रंथि एक्टिव हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं आपातकालीन ग्रंथि। किसको बोलेंगे, अधिवृक्क ग्रंथि को बोलते हैं इमरजेंसी ग्लैंड या आपातकालीन ग्रंथि, क्योंकि ये शरीर में आपातकाल के स्थिति में क्या करती है, हार्मोन निकालेगी। अब इस हार्मोन के निकालने से क्या होगा, ये हार्मोन उस टाइम अपनी श्वसन दर बढ़ा देता है, हृदय की दर, हार्ट बीट है उसको बढ़ा देता है, व्यक्ति के कंपकंपी छूटने लगती है, उस टाइम पसीना आता है, भूख कम लगती है। तो जो एड्रीनलिन हार्मोन है, अपन देखते हैं ना, हमको डर लगता है तो क्या हो जाता है, धड़कन बढ़ जाती है, श्वसन दर भी बढ़ जाती है, तो वो किस हार्मोन के कारण बढ़ जाती है, एड्रीनलिन। क्योंकि अपने शरीर में जैसे ही आपातकालीन स्थिति होगी तो एड्रीनलिन ग्रंथि से ये जो अधिवृक्क ग्रंथि है वो सक्रिय हो जाएगी और कौन सा हार्मोन निकालेगी, एड्रीनलिन हार्मोन। यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड, और इससे निकलने वाला हार्मोन है एड्रीनलिन हार्मोन। तो हम देखते हैं कि ये ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है, वृक्कों पर किस प्रकार पाई जाती है। देखिए आपको दिखाई देगा होगा, अपने शरीर में 2 किडनी पाई जाती है, किडनी या वृक्क, और वृक्क के ऊपर ये एक एक ग्रंथि पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड या अधिवृक्क ग्रंथि। और ये क्या है, वृक्क। ये तो 2 है वृक्क, और दोनों वृक्कों के ऊपर एक एक टोपी के जैसी संरचना होती है, वो क्या है, अधिवृक्क ग्रंथि।
इसको क्या बोलेंगे? आपातकालीन ग्रंथि बोलेंगे। जो अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा हार्मोन स्रावित होता है उसका नाम है एड्रीनलिन हार्मोन। अब जो एड्रीनलिन हार्मोन है वो अपने शरीर में श्वसन दर को बढ़ाएगा, हृदय की गति को बढ़ाएगा, यानी जीवन की रक्षा करने के लिए कुछ एक्टिविटी करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं जीवन रक्षक हार्मोन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आपातकालीन ग्रंथि है अधिवृक्क ग्रंथि, जीवन रक्षक हार्मोन है एड्रीनलिन हार्मोन, और इसको ट्रिपल एफ भी बोलते हैं। ट्रिपल एफ का मतलब है फाइट, फियर और फ्लाइट, यानी लड़ना, डरना और भाग जाना, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिपल एफ हार्मोन। कौन से हार्मोन को? एड्रीनलिन हार्मोन को। तो ये थी आपके अधिवृक्क ग्रंथि। फिर नेक्स्ट अपन ग्रंथि देखते हैं थाइमस ग्रंथि। हमारे शरीर में जो ये वक्ष गुहा वाला पार्ट है, छाती वाला पार्ट है, इसके मध्य में एक त्रिभुजाकार आकार की ग्रंथि पाई जाती है, उसको क्या बोलेंगे? थाइमस ग्रंथि। इस ग्रंथि की विशेषता क्या है कि ये अपने शरीर में प्रतिरक्षा क्षमता प्रदान करती है। ये ग्रंथि एक हार्मोन निकालती है, उसको बोलते हैं थाइमोसिन हार्मोन। और थाइमोसिन हार्मोन अपने शरीर में क्या बनाता है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी वो प्रोटीन होती है जो शरीर में रोगकारों के विरुद्ध लड़ती है। तो थाइमस ग्रंथि के द्वारा थाइमोसिन हार्मोन निकाला जाएगा। इस हार्मोन के द्वारा शरीर में एंटीबॉडी बनाई जाएगी जो शरीर में रोगाणुओं के विरुद्ध लड़ने का काम करेगी। और जो थाइमस ग्रंथि होती है वो अपनी वक्ष गुहा के बीच में यानी छाती के मध्य भाग में पाई जाने वाली एक त्रिभुजाकार आकार की क्या है? ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि की एक विशेषता यह है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना, इस ग्रंथि का आकार है वो कम होता जाएगा और लगभग वृद्धावस्था में ये पूरी विलुप्त हो जाती है। आपने देखा होगा कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनके अंदर बीमारियां ज़्यादा हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उनके अंदर थाइमस ग्रंथि लगभग विलुप्त हो गई है या बहुत ज़्यादा छोटी मात्रा में रह गई है, जिसके कारण उनके शरीर में रोगों से लड़ने के लिए एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए बीमार लोगों को बीमारियां जल्दी हो जाती है। तो ये थी आपके थाइमस ग्रंथि। इसमें क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है? छाती के मध्य भाग में उपस्थित रहती है, त्रिभुज आकार की होती है यानी त्रिभुजाकार। इसके द्वारा स्रावित हार्मोन है थाइमोसिन। ये हार्मोन शरीर में क्या करेगा? एंटीबॉडी निर्माण करेगा। यानी कुल मिलाकर कहने वाली बात है ये ग्रंथि शरीर में प्रतिरक्षा क्षमता प्रदान करती है, प्रतिरक्षा क्षमता प्रदान करती है और वृद्धावस्था में ये लगभग विलुप्त हो जाती है। वृद्धावस्था में विलुप्त हो जाएगी या बिल्कुल छोटे आकार की रहेगी ये ग्रंथि। तो ये थी आपके थाइमस ग्रंथि। फिर नेक्स्ट जो ग्रंथि होती है वो है पीनियल ग्रंथि। एक आपके अंतःस्रावी ग्रंथि और बच गई, पीनियल ग्रंथि। जैसे पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में उपस्थित थी, उसी प्रकार ये पीनियल ग्रंथि भी अपने मध्य मस्तिष्क में उपस्थित रहती है और ये भी एक छोटी सी घुंडी के समान संरचना होती है। जो ये ग्रंथि है ना, ये अपने शरीर में क्या करती है कि अपने शरीर में ये घड़ी की तरह काम करती है। आपको पता होगा कि आपके शरीर में कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं उम्र के साथ साथ या समय बीतने के साथ साथ। जैसे आप 11 साल के हो गए तो आपके शरीर में क्या परिवर्तन होगा? आप 14 साल के हो गए तो आपके किशोरावस्था आएगी, आप 21 से हो गए तो आपके युवावस्था आएगी। तो उन वर्षों को गिनता कौन है? अपने शरीर में घड़ी कौन सी है? ये पीनियल ग्रंथि। यानी जो भी टाइम के अनुसार अपने शरीर में चेंज होना चाहिए, तो ये घड़ी एक अलार्म की तरह काम करती है, पूरे समय को काउंट करती है और शरीर में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए इसको बोला जाता है जैविक घड़ी, या इसको बोला जाता है मानव शरीर की तीसरी आंख। बस एक ही पॉइंट ध्यान रखना कि जैविक घड़ी किस ग्रंथि को बोलते हैं? पीनियल ग्रंथि को बोलते हैं। या मानव शरीर की तीसरी आंख किसको बोलते हैं? पीनियल ग्रंथि को बोलते हैं। और ये कहां पर उपस्थित होती है? ये मस्तिष्क में उपस्थित। और ये एक हार्मोन निकालती है जिसका नाम है मेलेटोनिन हार्मोन। मेलेटोनिन हार्मोन क्या करेगा? एक वर्णक निकालेगा जिसका नाम है मेलेनिन वर्णक। ये मेलेनिन वर्णक क्या करेगा? अपने शरीर में त्वचा को रंग प्रदान करेगा। यानी अगर ये वर्णक अपने शरीर में ज्यादा स्रावित हो रहा है तो व्यक्ति का रंग ज्यादा काला होगा।
अगर ये वर्ण कम स्रावित हो रहा है तो अपने शरीर में जो रंग है वो त्वचा का वो गोरा ज्यादा होगा। इस वर्ण का निर्माण जो त्वचा की कोशिकाएं होती है ना वो भी करती है। कब करती है? जब उन त्वचा की कोशिकाओं पर सूर्य का प्रकाश गिरता है। इसलिए तो बोलते हैं कि धूप में जाने पर काले हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि त्वचा की जो कोशिकाएं होती है वो ज्यादा मात्रा में कौन सा वर्णक बनाएगी? मेलेनिन वर्णक। लेकिन अपन कुछ देखते हैं, कुछ कलर ऐसे होते हैं जो उनके जन्म से ही वही आनुवंशिक है, तो उस वर्ण का रंग का निर्धारण कौन करता है? मेलेनिन वर्णक। और वो मेलेनिन वर्णक किस ग्रंथि के हार्मोन से निकलता है? पीनियल ग्रंथि हार्मोन निकालेगी मेलेटोनिन, और उससे कौन सा वर्णक निकलेगा? मेलेनिन वर्णक। तो स्टूडेंट्स, ये आपके थी अंतःस्रावी ग्रंथियां। जो बहिस्रावी ग्रंथियां थी उनके बारे में हमने पढ़ लिया था, बस नाम और ध्यान रखने थे। अंतःस्रावी ग्रंथियों को हमने जो विस्तार से पढ़ लिया। और तीसरे प्रकार की हमें ग्रंथियां कौन सी बचती है? मिश्रित ग्रंथियां। तो अपने जो तीसरे प्रकार की ग्रंथियां थी वो हम देखते हैं। तीसरे प्रकार की ग्रंथि कौन सी थी? अग्नाशय या पेनक्रियाज। अब हमारे शरीर के अंदर एक छोटी आंत और बड़ी आंत के मध्य एक इस प्रकार की संरचना पाई जाती है, उसको क्या बोलेंगे? अग्नाशय। अग्नाशय के अंदर दो भाग होते हैं, एक होता है बाहरी भाग जिसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, और एक होता है आंतरिक भाग जिसको मेड्यूला बोलते हैं। इन दोनों भागों से एंजाइम और हार्मोन निकलेंगे। जो अग्नाशय के दोनों भाग हैं उनसे आपको पता होगा अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि हमने क्यों बोला था? क्योंकि इससे एंजाइम भी निकलते हैं और हार्मोन भी निकलते हैं। अब ऐसी ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों निकालेगी उसको हम क्या बोलेंगे? मिश्रित ग्रंथि बोलेंगे। अब एंजाइम बहुत सारे निकलते हैं, जैसे लाइपेज है, एंटेरोकाइनेज है, ट्रिप्सिन है, ये जो माल्टेज एंजाइम है, लेक्टेज है, सुक्रेज है, वो सब एंजाइम किसके द्वारा निकलेंगे? अग्नाशय के द्वारा, जो भोजन का पाचन करने में सहायक होता है। ये मैंने आपको पाचन तंत्र के वीडियो में भी बताया था, तो आप उसको देख सकते हो। अब हम देखेंगे यहाँ पर हार्मोन कि जो अग्नाशय उसने एंजाइम तो निकाल दिए, लेकिन वो हार्मोन कौन कौन से निकालती है? तो जो अग्नाशय उसके द्वारा दो हार्मोन निकाले जाते हैं, एक तो है इंसुलिन और एक होता है ग्लूकागोन। इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकागोन हार्मोन, ये दोनों हार्मोन क्या करेंगे? अपने शरीर के अंदर जब हम भोजन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो भोजन का पाचन होने के बाद जो लास्ट में पदार्थ बनता है, जो पोषक पदार्थ होता है, उसको बोलते हैं ग्लूकोज। अब ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज की आवश्यकता हमारे कोशिका के अंदर होती है, क्योंकि आपको पता होगा कि कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो ग्लूकोज को लेगा, ऑक्सीजन को लेगा और फिर इस ग्लूकोज में से क्या निकाल लेगा? ऊर्जा निकाल लेगा। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। अब हमारे शरीर में ये ग्लूकोज पड़ा हुआ है और आगे ये रक्त में जा रहा है। रक्त में दो पार्ट है, एक तो कोशिका और एक प्लाज्मा। जो ये इंसुलिन हार्मोन है ये इस ग्लूकोज को कोशिका के अंदर भेजना चाहेगा, और जो ग्लूकागोन हार्मोन है ये ग्लूकोज को रक्त में भेजना चाहेगा। ज्यादातर हमारे शरीर में ग्लूकोज की आवश्यकता कहाँ है? कोशिका के अंदर। अब क्या होगा कि अगर शरीर में इंसुलिन का स्राव अग्नाशय के द्वारा कम हुआ और ग्लूकागोन का ज्यादा हुआ, तो रक्त के अंदर क्या है? ग्लूकोज बढ़ जाएगा। ग्लूकोज किस में बढ़ जाएगा? रक्त के अंदर। अब कोशिका को ग्लूकोज नहीं मिला है और रक्त में ज्यादा ग्लूकोज पड़ा हुआ है, तो ये ग्लूकोज मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकलने लगता है और उस समय व्यक्ति को रोग हो जाता है मधुमेह या शुगर। आपको पता होगा कि शुगर का टेस्ट किया जाता है, वो मूत्र से किया जाता है कि अगर मूत्र के अंदर शुगर ज्यादा है, ग्लूकोज को बोला गया है शुगर, शर्करा होती है ये, तो अगर मूत्र में शुगर ज्यादा है मतलब उस व्यक्ति को रोग कौन सा है? मधुमेह या डायबिटीज रोग है। उस रोग में क्या होता है कि कोशिका के अंदर ग्लूकोज नहीं जा पाता है, क्योंकि किस हार्मोन की कमी हो जाती है? इंसुलिन की। अब इस स्थिति में क्या होगा? व्यक्ति को बाहर से इंसुलिन दी जाती है, तो अगर बाहर से इंसुलिन दी जाएगी तो वो इंसुलिन क्या काम करेगी? ग्लूकोज को कोशिका के अंदर भेजेगी और फिर कोशिका के लिए आवश्यकता की
पूर्ति हो जाएगी। इसलिए बोला जाता है कि अब देखो, अगर आप ज़्यादा मीठा खाओगे तो ग्लूकोज तो मीठी चीज़ है वो रक्त में पहले से ही पड़ी है, और अगर आप फिर मीठा खा रहे हो तो रक्त के अंदर और बढ़ता जाएगी जो शर्करा है, इसलिए और ज़्यादा सीरियस मैटर हो सकता है। इसलिए जो शुगर का पेशेंट होता है उसको मीठा खाने के लिए मना किया जाता है। तो ध्यान रखना, अग्नाशय के आंतरिक भाग से इंसुलिन और ग्लूकागोन 2 हार्मोन का निर्माण किया जाता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह या शुगर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके था ग्रंथियों वाला टॉपिक, जिसमें हमने बहिस्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित ग्रंथियों को पढ़ा। अगर यहाँ तक आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना, और जो भी इस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो आप प्रॉब्लम जरूर बताना। थैंक यू सो मच।